बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 10। हम सबक का अफसाने का मुताला कर रहे थे जो सज्जाद हैदर यल्दरम की तहरीर है। उन्वान है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। सफ़ा नंबर 52 से हम शुरू कर रहे हैं। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में आया। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ अफसाना है सिन्फ के हिसाब से, सज्जाद हैदर यल्दरम की तहरीर है। हमने इसका मुताला शुरू किया था और तदरीसी मकासद देख लिए थे। अब हम पेज 52 से सफ़ा नंबर 52 से शुरू कर रहे हैं। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में आया और उस वक्त ज़रा गौर से इस मेज़ के सामान को देखा जो मेरे लिखने पढ़ने के लिए तैयार की गई थी। मेज़ पर नहायत कीमती कामदार कपड़ा पड़ा हुआ था जिस पर एक कतरा गिराना गुनाहे कबीरा से कम ना होगा। यानी वो कह रहे हैं कि एक बड़ा गुनाह होता अगर वो कपड़ा गंदा होता, यानी उसकी कीमत, उसकी नफासत, उसकी खूबसूरती खुद पता दे रही थी कि वो कितना कीमती है। चांदी की दवात जिसमें स्याही रखी हुई थी वो थी चांदी की दवात, मगर स्याही देखता हूँ तो सूखी हुई, अंदर स्याही नहीं थी। यानी जो चीज़ काम की थी, जो ज़रूरत की थी, वो ना थी। कीमती दवात यानी हर चीज़ से इमारत टपक रही थी। यानी शाकिर खान साहब ने हकीकतन उनके लिए बहुत कीमती सामान फराहम कर रखा था, लेकिन काम करना मुश्किल था। मेज़ पर कपड़ा ऐसा था कि अगर एक स्याही का कतरा भी गिरता तो वो गुनाहे कबीरा से कम ना था। चांदी की दवा थी, स्याही ना थी। अंग्रेज़ी कलम नहायत कीमती और नायाब महंगे तरीन कलम रखे हुए थे, मगर अक्सर में निब नदारद निब ना थी। जाजिब कागज़, स्याही जज़्ब करने के लिए कागज़ रखा था एक मखमली जिल्द की किताब में, मगर लिखने के कागज़ का पता ना था। स्याही जज़्ब करने का कागज़ तो रखा हुआ था एक मखमली जिल्द की किताब में, मगर जिस कागज़ पे लिखना था वो ना था। इस तरह बहुत सा आला दर्जे का बेश कीमत बेइंतहा महंगा सामान मेज़ पर मौजूद था, मगर अक्सर इसमें मेरे काम का नहीं और जो चीज़ें ज़रूरत की थी वो मौजूद नहीं। आखिर मैंने वही अपना पुराना इस्तेमाली मगर मुफीद बक्स और अपनी मामूली दवात और कलम जिससे अब तक नहायत ईमानदारी से मेरी मदद की थी और मेरे परां ख़यालात, मेरे बिखरे हुए ख़यालात को, मेरी सोचों को तेज़ी के साथ कफ़स से कागज़ के पिंजरे में बंद किया था। यानी मेरा वो सामान जिसने मेरी सोचों को कागज़ पर उतारने में मेरी मदद की थी, लिखने में मेरी मदद की थी। मैंने अपना वही मामूली सामान निकाला और लिखना शुरू किया। ये ज़रूर है कि जिन मुर्गान खुशनवा की तारीफ़ में मुर्गान परिंदे, खुशनवा खूबसूरत आवाज़ों वाले परिंदों के में शोरा इस कदर रतबुल लिसा हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, उनकी इनायत से मैं खुश नहीं हुआ कि सब के सब मेरे कमरे के नीचे दरख्त पर जमा हो गए और शोर मचाना शुरू कर दिया। अब वो माहौल बता रहे हैं कि चूँकि गांव का माहौल था और तमाम परिंदे जो थे वो उनके कमरे के पास दरख्त पर जमा हो गए और शोर मचाना शुरू हो गए। ताहम मैंने कोशिश करके उनकी तरफ से कान बंद कर लिए। वो कहते हैं कि फिर मुझे इसकी आदत नहीं थी, मैंने कान बंद कर लिए, उनकी तरफ से ध्यान हटा लिया और काम में हमतन मशगूल हो गया और अपने काम की तरफ ध्यान दिया, मशगूल हो गया। तन तन तना तन तना थन तना तन 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 तन, इसमें 103 आवाज़ों को कहते हैं जो कि किसी अब ये म्यूज़िक की थी। अब वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा मसरूफ़ था कि दुनिया और माफिया की ख़बर ना थी, लिखने में मशगूल था। यका अचानक इस तन तन ने चौंका दिया। ये क्या है? उफ़ हो, अब मैं समझा। मेरे कमरे के करीब शाकिर खान साहब के छोटे भाई का कमरा है। उन्हें मौसीकी में बहुत दखल है। इस वक्त सितार से शौक़ फरमा रहे हैं, बहुत खूब बजा रहे हैं। वो अपना म्यूज़िक का शौक़, मौसीकी का शौक़ पूरा कर रहे हैं। ये उनका मशग़ला है, वो अपना काम कर रहे हैं और बहुत खूब बजा रहे हैं। और ये जो आवाज़ें हैं तन तन तना तन ना छन और ये सारी, इसको इसमें सौत कहते हैं, जो सितार की आवाज़ है।
कोई आधा घंटा उन्होंने मौसीकी की मशक फरमाकर मुझे मेरी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ महसूस फरमाया। मैं नहीं चाह रहा था पर सुनने पे मजबूर था। तकरीबन आधा घंटा मैंने सुना, फिर किसी वजह से वो अपने कमरे से चले गए और ख़ामोशी तारी हो गई। तो मुझे फिर अपने काम का ख़्याल आया। ऐ मेरे ख़यालात, मेरा तुम ही मेरा गंजीना, तुम ही मेरा ख़जाना हो। तुम ही मेरा गंजीना हो, तुम ही मेरा ख़जाना हो। मेरा ख़जाना हो मुतरादिफ अल्फाज हैं दोनों। खुदा के लिए रहम करो, मेरे दिमाग में फिर से आ जाओ। ये कि मैं कागज़ की तरफ मुतवज्जा हुआ कि देखूं कहाँ छोड़ा है। जिनकी कदर आपके यहाँ भूल पड़े, इतने दिनों कहाँ रहे। ये क्या मुहम्मिल फ़िक्र है, ये क्या बेमायनी फ़िक्र हुआ। लाहौल वाला कुव्वत, शैतान को भगाने के लिए, सुस्ती को भगाने के लिए पड़ा गया कि नहीं कोई ताकत उस वक्त तक जब तक कि अल्लाह तौफीक ना दे। मैं भी क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, मुझसे क्या उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। आप कहाँ भूल पड़े, इतने दिनों कहाँ रहे। ये फ़िक्रें तो शाकिर ख़ान साहब ने किसी दोस्त से कहे थे जो अभी उनसे मिलने आया है। मैं मसरूफ़ियत में उन्हें ही लिख गया, यानी मेरी सोचें मरकूज़ नहीं थीं। हाँ तो काट के फ़िक्रें दुरुस्त करना चाहिए, और जिनकी कदर अभी तक मुल्क व कौम को मालूम नहीं हुई है और बाहर कोई दरवाज़ा खटखटाता है, यानी वो लिखने बैठते हैं और फिर दरवाज़ा खटखटा देता है, कोई दरवाज़ा नॉक करता है। कौन है? मैं हूँ शब्बन। मुलाजिम अपना नाम बताता है, मैं हूँ शब्बन। सरकार ने कहा है कि अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो नीचे ज़रा सी देर के लिए तशरीफ़ लाइए। कोई साहब आए हुए हैं और सरकार उन्हें आपसे मिलाना चाहते हैं। पादल नाख्वास्ता, मरता क्या ना करता, तबीयत पे जबर करके, मजबूरन, ना चाहते हुए। मैं उठा और नीचे गया। शाकिर साहब के दोस्त राजा तालिब अली साहब तशरीफ़ लाए थे। अब ये वही दोस्त थे जिनके पास मुसन्निफ़ को वो लेके जाना चाहते थे। जैसे ही मुसन्निफ़ गांव आए थे तो शाकिर साहब उन्हें कहा था कि दरिया पे शिकार के चलेंगे, अहमदनगर जाएंगे, वहाँ से राजा तालिब के जाएंगे। उस वक्त उन्होंने हीले बहाने करके अपनी जान छुड़ा ली थी, लेकिन अब राजा साहब खुद आए हुए थे और मिलना ज़रूरी था, मजबूरी था। उनसे मेरा तारुफ कराया गया। थोड़ी देर के बाद वो तशरीफ़ ले गए और मुझे भी फुर्सत मिली और मैंने यकसू होकर तमाम सलाहियतों को यकजा कर कर अपने दिल दिमाग को आमादा करके लिखना शुरू किया। थोड़ी ही देर हुई थी कि शब्बन ने फिर दरवाज़ा खटखटाया। मुलाजिम फिर आया। मालूम हुआ कि मेरी फिर याद हुई है, मुझे फिर बुलाया गया है। हमारे मेज़बान के कोई और दोस्त आए हुए हैं और मैं उन्हें दिखाया जाऊँगा, यानी मैं उनसे भी मिलवाया जाऊँगा। गोया मैं भी मिसल इस मिसाल बिल्कुल उस तरह, बिल्कुल मेरी मिसाल इस तरह की थी कि उस अरबी घोड़े के जिसे मेज़बान ने हाल ही में ख़रीदा था और जो हर दोस्त को अस्तबल से मंगा के दिखाया जाता था, यानी लोगों को मुतासिर करने के लिए। जिस तरह अरबी घोड़ा दिखाया जाता है नुमाइश के लिए कि मेरे पास इतना कीमती घोड़ा और इतना खूबसूरत घोड़ा और इतना आला नस्ल का घोड़ा है, बिल्कुल उसी मेरी मिसाल वैसी ही थी। मेरे उसी तरीके से हर दोस्त को हर जो है वो बुला बुला कर दिखाया जा रहा था, ताकि पता चले कि शाकिर साहब के ताल्लुकात कितने और किस किस्म के लोगों से हैं, और वो फ़न के कितने कदरशनास हैं, और कितने बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आते हैं और उनसे उनके पास रहते हैं, और उनके ताल्लुकात की नौइयत का अंदाज़ा हो सके, ताकि दोस्त भी उनकी इस सिफ़त से, इस खूबी से भी मुतासिर हो सकें। अस्तबल से मंगा के दिखाया जाता था। इन दो से निजात पाकर और भाग कर मैं फिर अपने कमरे में आया, क्योंकि मेरे दिल में अपना काम मुकम्मल करने की लगन थी और वो चीज़ मेरे लिए परेशान कुन थी कि मैं अपना काम नहीं कर पा रहा था। इतना खूबसूरत मनाज़िर और इतने खूबसूरत हालात होने के बावजूद ख़यालात गायब हो गए थे। फ़िक्रा असर नौ फिर बनाना पड़ा, दोबारा से जुमले को तरतीब देनी पड़ी। तबीयत तो चाट हो गई, तबीयत पे भारीपन था। बाहज़ार दिक्कत बहुत मुश्किल से फिर बैठा और लिखना शुरू किया। अब की मर्तबा खुशकिस्मती से किस्मत मुझ पे मेहरबान हुई और कोई आधा घंटा ऐसा मिला जिसमें कोई आया गया नहीं। अब मेरा कलम तेज़ी से चल रहा था और मैं लिख रहा था। हमको कामिल यकीन है, हमें पूरा भरोसा है, हमारे मुल्क के काबिल नौजवान, हमारे मुल्क के बासलाहियत नौजवान जिन्हें तफ्तीश और तहकीकात का शौक़ है, जो कि तजस्सुस रखते हैं, जो कि चाहते हैं, जो कि मुशाहिदा करते हैं, जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं,
मेहनती हैं। और जो कोलंबस नंबर 1 है बॉर्डर में, देखिए कोलंबस एक यूरोपी जहाज़रान जिसने हिंदुस्तान की तरफ सफ़र करते हुए बड़े आज़म शुमाली अमेरिका दरियाफ्त किया। कोलंबस की तरह नई मालूमात और नई दुनिया, गोया इल्मी दुनिया ही क्यों ना हो, कि दरियाफ्त करने के लिए अपने तय अपनी कोशिशों में। उसके बाद फिर दरवाजे पर दस्तक क्या है? अच्छा, दरियाफ्त करने के लिए अपने तय ख़तरे में डालने से भी खौफ नहीं खाते। यानी मैंने मुलाजिम की बात को नज़रअंदाज करते हुए अपना काम शुरू किया। ज़रूर इस तरफ मतवज्जा होंगे और अपनी काविशों और कोशिशों से मौजूदा। अब वो लिखने की मूड में थे। आमद हो रही थी, जहन में जुमले बन रहे थे। वो चाह रहे थे कि उसे सफ़े पे उतार दें, अपनी सोचों को अल्फाज की शक्ल दे दें, लेकिन ऋषि उसमें उन्होंने मुलाजिम की बात को जो है वो नज़रअंदाज किया है। दरवाज़ा फिर खटखटाया गया, दोबारा दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ हुई। हाँ हजूर, सरकार आपका इंतज़ार कर रहे हैं, खाना ठंडा हुआ जाता है। उफ़ हो, मुझे ख्याल नहीं रहा। सरकार से अर्ज़ करना मेरी दरख्वास्त पहुंचा दो, मेरा इंतज़ार ना करें, मैं फिर खा लूँगा। इस वक्त मुझे कुछ ऐसी भूख नहीं है। और आइंदा नस्लों को ज़ेरे बार एहसान करेंगे। दोबारा उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। यही नौजवान है जो कौम की कश्ती को खुदा की मदद पर भरोसा करके ख़तरात से बचाते और साहिल मुराद तक पहुँचाते हैं। ज़िंदगी और मौत का ला यनहल मसला, ना हल होने वाला मसला। दस्तक, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ क्या है? सरकार कहते हैं अगर आप थोड़ी देर में खाएंगे तो हम भी उसी वक्त खाएंगे, मगर खाना ठंडा होकर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अच्छा भाई लो, अभी आया। ये कह के मैं खाने के लिए जाता हूँ। सबसे माजरत करता हूँ। मेज़बान नहायत इखलाक से फरमाते हैं, चेहरे पर थकन मालूम होती है। क्या बहुत लिख डाला? अब थकन इसलिए थी कि मैं लिख नहीं पा रहा था, मेरा काम नहीं हो रहा था, मैं मुतमईन नहीं हो रहा था। और वो कह रहे हैं जनाब थकन मालूम हो रही है, क्या बहुत लिख डाला? देखो मैं तुमसे कहता था ना कि शहर में ऐसी फुर्सत और खामोशी कहाँ, सिवाय इसके मैं आमना और सदक न कहूँ, मैं जी जी कहता रहूँ, मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहूँ, और क्या कह सकता था। अब खाने पर इसरार होता है, वो ज़िद करते हैं। जिस चीज़ से मुझे रग़बत नहीं, जिस चीज़ में मुझे दिलचस्पी नहीं, जो मैं इतने शौक़ से नहीं खाता, वो ही खिलाई जाती है। बात खाने के मेज़बान साहब फरमाते हैं, सह पहर को शाम को तुम्हें गाड़ी में चलना होगा। मैं तुम्हें इस वास्ते यहाँ नहीं लाया कि सख्त दिमागी काम करके अपनी सेहत ख़राब कर लो। शाम को तुम्हें साथ चलना होगा। वापस कमरे में आकर मैं थोड़ी देर इस गर्ज से लेटता हूँ कि ख़यालात जमा कर लूँ और फिर लिखना शुरू कर दूँ, मगर अब ख़यालात कहाँ। मज़मून उठाकर देखता हूँ, ज़िंदगी और मौत का ला याहनिल मसला, ला नहीं हल होने वाला, ज़िंदगी और मौत का ना हल होने वाला मसला या हल ना होने वाला मसला। इसके मुतालिक क्या लिखने वाला था, इन अल्फाज के बाद कौन से अल्फाज दिमाग में थे, अब कुछ ख्याल नहीं कि इसको पहले फ़िक्रों से क्यों कर रब्त, कैसे इसमें मुनासबत पैदा करूं। यूं ही पड़े पड़े नींद आ जाती है। तीसरे पहर उठता हूँ, शाम के वक्त उठता हूँ तो दिमाग बहुत सही पाता हूँ। ज़िंदगी और मौत का ला यानल मसला, ना हल होने वाला मसला जो है ज़िंदगी और मौत का, जिस मौजू पे, ये वो मौजू है, ये वो उन्वान है जिस पे वो लिख रहे हैं, बिल्कुल हल हो जाता है। पूरा फ़िक्रा आईने की तरह साफ़ नज़र आता है। यानी अभी मैं सो के फ्रेश हूँ, उठा हूँ, अब मुझे पूरा फ़िक्रा, पूरा जुमला समझ में आ रहा है, मेरे जहन में आ रहा है। मैं खुशी खुशी उठ के मेज़ पर गया, लिखना चाहता था और मैं फ़ौरन मेज़ की तरफ गया कि मैं अब ये मुकम्मल कर लूँगा। सो के मेरी तबीयत में ताज़गी आ गई है, बशाशत आ गई है, अब ये काम हो जाएगा। कि फिर वही दस्तक, फिर दरवाज़ा खटखटाया जाता है और दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। नौकर इतला देता है कि गाड़ी तैयार है, सरकार कपड़े पहने आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं फ़ौरन नीचे जाता हूँ तो पहला फ़िक्रा जो मेज़बान साहब कहते हैं वो होता है, आज तो दस्ते के दस्ते लिख डाले, लिखा है आज तो तुमने बहुत काम कर लिया। मैं सच्ची बात कहूँ कि कुछ भी नहीं लिखा। तो वो हंस के जवाब देते हैं, आखिर इस कदर कसरे नफसी की क्या ज़रूरत है, इतनी आजिज़ी दिखाने की क्या ज़रूरत है। उनका कहना होता है कि ना इतनी आजिज़ी दिखाइए, ना इतनी इनकिसारी दिखाइए, इस कसरे नफसी से काम ना लीजिए। हम जानते हैं खुदा के वास्ते झूठी न खाइए कस्में। मुझे यकीन हुआ और मुझको एतबार आया। मिल मिला के शाम को वापस आए। खाने के बाद बातें होती हैं। सोने के वक्त अपना दिन भर का काम देखता हूँ तो एक सफ़े से ज़्यादा नहीं, वो भी बेरब्त, यानी जिन जुमलों में रब्त ना हो, जो कि मेयारी ना हो, तहरीर मेयारी ना थी, बेरब्त तो बेसिलसिला,
जिसमें कोई मुनासबत ना थी। यानी मैं जो लिखना चाह रहा था वो जुमला पढ़कर समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या मायने दे रहा है और मैं क्या बयान करना चाह रहा हूँ। बेरब्त, मेयारी ना होना, गैर मेयारी तहरीर। गुस्से और रंज में आकर अफसोस हुआ कि दिन ज़ाया हो गया, उसे फाड़ देता हूँ और दूसरे रोज़ अपने मेज़बान को नाराज़ करके अपने घर वापस चला आता हूँ। मैं नाशुक्रा और एहसान फरामोश कहा जाऊँगा, मगर मैं मजबूर हूँ कि ये हालात, ये मेहरबानियाँ मेरे काम में रुकावट थीं। इस अजीज़ और मेहरबान दोस्त को भी छोड़ दूँगा, इस प्यारे और मेहरबान दोस्त को भी मैं छोड़ दूँगा, क्योंकि मेरे काम में रुकावट आ रही है, मैं फरमाइशें पूरी नहीं कर पाऊँगा उनकी। मैंने ज़रा तफसील से इनका हाल बयान किया है, मगर ये ख़्याल ना करना कि यहीं उन अहबाब दोस्तों की फ़हरिस्त ख़त्म हो गई जिनसे मैं रुख़सत तलब कर सकता हूँ, जिनको मैं छोड़ सकता हूँ। नहीं, अभी बहुत से बाकी हैं। यहाँ पर मज़ीद नंबरिंग कर लीजिए अपने दोस्तों, यहाँ पर जो इनके दोस्त हैं मुसन्निफ़ के, कि वो किस तरह कह रहे हैं। जैसे इससे पहले उन्होंने आपको बताया है कि जनाब अहमद मिर्ज़ा हैं, तहसीन हैं, शाकिर साहब हैं और लोग हैं। अब यहाँ पे मेरा ख़्याल है कि नंबर 5 बनेगा, मगर मेरा ख़्याल है कि उनकी उन अहबाब की फ़हरिस्त ख़त्म हो गई जिनसे मैं रुख़सत तलब कर सकता हूँ। नहीं, अभी बहुत से बाकी हैं। मसलन एक साहब हैं, यहाँ पे नंबर 5 लिखिए, जो मुझसे कभी नहीं मिलते, मगर जब आते हैं मैं उनका मतलब समझ जाता हूँ। ये हज़रत, ये जनाब हमेशा कर्ज़ मांगने के लिए आते हैं। एक साहब नंबर 6, एक साहब जो हमेशा ऐसे वक्त में आते हैं जब मैं बाहर जाने वाला होता हूँ। एक साहब नंबर 7, जब मुझसे मिलते हैं कहते हैं मियाँ अरसे से मेरा दिल चाहता है तुम्हारी दावत करो, मगर कभी अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं करते। एक दोस्त हैं नंबर 8, एक दोस्त हैं, यहाँ पे नंबर 8 लिख लें। वो आते ही सवालात की बौछार शुरू कर देते हैं। जब मैं जवाब देता हूँ तो मुतवज्जा होकर नहीं सुनते, यानी सवाल करते जाते हैं, जवाब नहीं लेते। उनके सवालों के जब मैं जवाब देता हूँ तो वो तवज्जो नहीं देते, या अखबार उठा के पढ़ने लगते हैं या गाने लगते हैं। एक साहब हैं नंबर 9, जो जब आते हैं अपनी ही कहे जाते हैं, मेरी नहीं सुनते। ये सब मेरे इनायत फरमा और खैर तलब हैं। इन सब की दोस्ती पर मुझे शुबा नहीं। ये सब मुझ पे करम नवाजियाँ करते रहते हैं और मेरी खैर चाहते हैं, मेरी भलाई चाहते हैं, मेरा भला चाहते हैं, मेरे आराम सुकून का ख्याल रखना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छे मशवरे भी देते रहते हैं, मगर अपनी तबीयत को क्या कहूँ, अपनी फितरत को क्या कहूँ। साफ साफ कहता हूँ, इनमें से हर एक से कह सकता हूँ। मैंने जो आपको दोस्तों की किस्में बताई हैं, जो फहरिस्त दी है, ऐसे दोस्त आपके भी हो सकते हैं जो आपके काम की रुकावट बने। आपने ये देखना है कि यहाँ पे मुसन्निफ़ उन्हें कह रहे हैं कि चूँकि मेरा मकसद काम मुकम्मल करना है, एहसन तरीके से ज़िम्मेदारी निभाना है, और उस काम में मेरा इन लोगों के साथ जो वक्त ज़ाया हो रहा है और मैं अपने काम को वक्त नहीं दे पा रहा, तो मैं मजबूर हूँ कि मुझे कोई कुछ भी कहे, एहसान फरामोश कहे, नाशुक्रा कहे, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे इन्हें कहना पड़ेगा। मुझ पे एहसान जो ना करते तो ये एहसान होता। ख़यालिस्तान इनकी किताब है जहाँ से ये तहरीर इनकी मुंतखब की गई है। बेटा, इसकी रीडिंग में हमारी 2 वीडियोस जो हैं, 2 लेक्चर की वीडियोस हमारी बन चुकी हैं। हम यहाँ पर मश्क जो है उसका जो कवायद इंशा का हिस्सा है, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया की तरकीब नहवी, वो इसके साथ कर लेते हैं। बाकी मश्क जो है वो हमारी दूसरी रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। आपकी किताब का पेज नंबर 57-58 है, ठीक है। जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया की तरकीब नहवी मश्क में ये सवाल है। मश्क में देखिए, पेज नंबर 57, 57, पेज नंबर 58, 58, 57, 58, 57, 58,
जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया की तरकीब नहवी। कवायद व इंशा जो आपकी किताब है उसके पेज नंबर 24 पर, सफ़ा नंबर 24 पर। आपकी यही किताब जो उर्दू की है इसका पेज नंबर 19, 20 और 86 और 8, 9 में भी आप ये पढ़ चुके हैं। अभी हम यहाँ पर पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। किसी जुमले के अज्जा अलग अलग करने और उनके बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने को तरकीब नहवी कहते हैं। तरकीब नहवी करने से पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि जुमला इस्मिया होता है, जुमला फ़ेलिया। अगर किसी शेर या मिसरे की तरकीब नहवी करना मकसूद हो तो उसे नसर में तब्दील करते हैं। ये वो चीज़ है जो आपको क्लास 10 में भी समझाई जा रही है कि पहले अगर कोई आपको मिसरा आ जाता है या कोई शेर आ जाता है तो उसको नसर में जुमला बना लें और फिर उसकी तरकीब नहवी करें। जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया में जो चीज़ें हैं वो है फ़ेल नाकिस, मुब्तदा, ख़बर और मुतलक़ ख़बर। जुमला फ़ेलिया में है फ़ेल ताम, इसको फ़ेल भी कहते हैं, फ़ाइल, मफ़ूल और मुतलक़ ख़बर। मिसालें, अहमद होशियार है, इसमें है फ़ेल नाकिस, अहमद मुब्तदा और होशियार ख़बर है। शाहिद और अमान हाजिर थे, इस जुमले में थे फ़ेल नाकिस है, शाहिद और अमान मुब्तदा या इस्म है और हाजिर ख़बर है। अब जुमला फ़ेलिया की मिसालें देखिए। जमीला किताब पढ़ती है फ़ेल, जमीला फ़ाइल काम करने वाला और किताब मफ़ूल है। इकबाल ने मून मार्केट से नया कलम ख़रीदा फ़ेल, इकबाल फ़ाइल, ने इलामत फ़ाइल, मून मार्केट मजरूर और से हरफ़े जार है। मून मार्केट से मुतल्लिक़ फ़ेल, नया सिफ़्त, कलम मौसूफ़, नया कलम मफ़ूल, ये जुमला फ़ेलिया है। अब इसके बाद वो ये यहाँ पे जुमले दे रहे हैं कि आपने जुमलों और मिसरों की तरकीब नहवी जो है वो बतानी है। शाहरुख असलम का भाई है। जुमला इस्मिया, शाहरुख मुब्तदा है, इसमें है, ख़बर दी गई है कि भाई है असलम का और फ़ेल नाकिस, ठीक है। मुब्तदा शाहरुख, ख़बर असलम का भाई है, फ़ेल नाकिस। इसी तरह तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, मुब्तदा नेमत, हज़ार नेमत, ख़बर है फ़ेल नाकिस। शहरियार बीमार है, ये भी इसी तरह जुमला इस्मिया है। राफ़िया और मोमिना किताबें ख़रीदने गईं, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल। फ़ेल क्या है इसमें? किताबें ख़रीदना जो है वो है फ़ेल, काम जो है वो है ख़रीदना। क्या चीज़ ख़रीदी गई? किताबें। फ़ाइल, काम किस पे वाक़या हुआ? किताबों पे मफ़ूल है और काम करने वाली हैं राफ़िया और मोमिना। फ़ाइल। शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक, इसको पहले आपने नसर में बनाना है। शम्मा हर रंग में सहर होने तक जलती है और फिर इसके बाद जिस पर काम वाक़या हुआ है वो है शम्मा। काम क्या कर रही है? जल रही है, फ़ेल। फ़ाइल, फ़ेल मफ़ूल के साथ हमें इसको करना है। शम्मा हर रंग में सहर होने तक जलती है। फ़ाइल है जनाब शम्मा, मुतलिक फ़ेल हो जाएगा सहर होने तक और जलना जो है वो फ़ेल है। इस तरीके से हमें ये करना है। फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल आपके आएंगे जुमला फ़ेलिया में। मुब्तदा, ख़बर और फ़ेल नाकिस आपके आएंगे जुमला इस्मिया में। इसे मज़ीद मिसालों के साथ इस तरह देख लीजिए कि जुमले के अज्जाए तरकीब नहवी कवायद की रूह से जुमले के अज्जा को अलग अलग करना और उनके ताल्लुक़ को ज़ाहिर करना तरकीब नहवी कहलाता है। जुमला अल्फाज के ऐसे मजमूए का नाम है जिससे बात पूरे तौर पर समझ आ जाए। हर जुमले के दो हिस्से होते हैं, इनका आपस में गहरा ताल्लुक़ होता है। इस ताल्लुक़ को कवायद में असनाद कहते हैं। जुमला इस्मिया, ऐसा जुमला जिसमें मसनद और मसनद अलैह दोनों इस्मों, ये चीज़ है जो आपको जुमले में फ़र्क करना सिखा देगी, बता देगी। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। ऐसा जुमला जिसमें मसनद यानी मुब्तदा और ख़बर मसनद अलैह दोनों इस्मों, मसलन इमारत दो मंजिला है, मुब्तदा इमारत दो मंजिला है
باغ خوبصورت ہے، باغ مبتدا، خبر خوبصورت، فعل ناقص ہے۔ اس میں اسمیہ جملے کے 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مسند لے مبتدا اسم، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، مسند لے مبتدا اسم۔ نمبر 2 مسند خبر اطلاع۔ تیسرا حصہ ہے، تیسرا جز ہے فعل ناقص، جس سے زمانے کا تعین ہو رہا ہے۔ آپ کو جو بھی جملہ ملے اس کی تقسیم آپ اس طرح کر سکتے ہیں، کوئی ایک ہیڈنگ دے کے مسند لہ لکھ دیں، مبتدا لکھ دیں، صحیح ہوگا، خبر لکھ دیں، مسند لکھ دیں، بالکل صحیح ہوگا، فعل ناقص۔ اس طرح آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اور پھر جملے کو ٹکڑوں میں کر دینا ہے اسی حوالے سے۔ مبتدا جو ہے اکبر، اس کے بارے میں جو چیز بتائی جا رہی ہے، خبر یا اطلاع دی جا رہی ہے، بہادر ہے، پتھر سخت ہے، زید ذہین تھا۔ جملہ فعلیہ میں بھی اسی طرح، جملہ فعلیہ میں بھی ایسا جملہ جس میں مسند لہ اسم اور مسند فعل ہو۔ جملہ فعلیہ کے بھی 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ پہلا مسند لہ، جس کو ہم جملہ فعلیہ میں فاعل کہیں گے، کام کرنے والا۔ مسند فعل کام، مفعول جس پر کام کیا جائے۔ فاعل ہوگا کام کرنے والا، فعل ہوگا کام، مفعول ہوگا جس پر کام کیا جائے۔ ہمیں جملوں کی تقسیم اس طریقے سے کرنی ہوگی۔ مسند لہ فاعل، ٹھیک ہے، مسند فعل، مفعول اور مطلق فعل۔ ابو نے، جملہ تھا ابو نے بچوں کو ڈانٹا تھا۔ مسند فاعل میں ہے ابو نے ڈانٹا بچوں کو تھا۔ فاعل کام کرنے والا ابو نے، فعل کام کیا کیا، ڈانٹا، مفعول جس پر کام واقع ہو، بچوں کو، زمانے کا تعین تھا۔ مالی نے پھول توڑا۔ مالی نے فاعل کام کرنے والا، توڑا فعل جس پر کام واقع ہے، پھول، زمانے کا کوئی تعین نہیں ہے، مطلق فعل کے نیچے ڈیش لگا دیں۔ ڈاکٹر مریض کا معائنہ کرتا ہے۔ فاعل کام کرنے والا ہے ڈاکٹر، کام کیا کر رہا ہے، فعل کیا ہے، معائنہ کر رہا ہے، چیک کر رہا ہے۔ کس پر کام واقع ہو رہا ہے، مفعول کون ہے، مریض ہے۔ جملہ خبریہ کی 2 اقسام ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کی مزید مثالیں دیکھ لیں۔ ہیڈنگ آپ نے دینی ہے مبتدا خبر فعل ناقص، اس کے نیچے لڑکے جیت گئے، یہ اسمیہ کی مثالیں ہیں۔ عمارت خوبصورت ہے، صوفہ مہنگا ہے، کتاب معلوماتی ہے، راستہ بند تھا، پھول خوبصورت ہیں، 9 بجے ہیں۔ اسی طرح جملہ فعلیہ کی مثالیں دیکھ لیں۔ مسند لہ کی ہیڈنگ دینی ہے، جو کہ مسند لہ آپ کا ہو جائے گا فاعل کام کرنے والا، ٹھیک ہے۔ مسند آپ کا ہو جائے گا فعل کام، مفعول جس پر کام واقع ہو اور مطلق فعل۔ جملہ ہے وہ کتاب پڑھتا تھا۔ مسند لہ کے نیچے، ان کے نیچے آپ نے اسی طریقے سے لکھتے جانا ہے۔ پہلے ہیڈنگ دینی ہے مسند لہ، مسند، مفعول، مطلق فعل۔ صرف آپ کو یہاں یہ سمجھنا ہے مسند لہ فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، مسند فعل ہے، کام ہے، مفعول جس پر کام واقع ہو۔ وہ پڑھتا کتاب تھا۔ عائشہ روتی ہے، عائشہ روتی ہے۔ مزدور پتھر اٹھاتا ہے، مزدور اٹھاتا پتھر ہے۔ اس کے بعد ہے جناب، سمینہ نے تصویر بنائی، سمینہ نے بنائی تصویر۔ ترکیب نحوی قواعد انشاء کی کتاب پیج نمبر 24 پر بھی آپ کو اس کی مزید مثالیں مل جائیں گی۔ ترکیب نحوی اردو لازمی کی جو آپ کی 10th کی کتاب ہے، اسی کتاب کا پیج نمبر میں دوبارہ بتا رہی ہوں، 19, 20, 57, 58, 86 پر یہ ایکسرسائزز آئیں گی، جہاں پر آپ کو ترکیب نحوی کرنی ہے، وہاں پہ آپ کو اس کی تعریف، مزید مثالیں ملیں گی۔ اسی طرح اردو 9th کی کتاب میں پیج نمبر 75, 76 پر جملے اسمیہ، فعلیہ اور نحوی کی تراکیب مل جائیں گی۔ قواعد انشاء کے پیج نمبر 24 پر بھی آپ کو اس کے حوالے سے مزید معلومات مل سکیں گی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں۔